और देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं 1853 का चार्टर। ठीक, वैसे अपन ने छोटे संदर्भ में इसको देखा हुआ है जीएस के हिसाब से, अभी अपन जो देख रहे हैं बिल्कुल वो ऑप्शनल अप्रोच में अपन देख रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है क्यों जारी किया गया, ऐसे क्या परिस्थितियाँ हो गई थी। सबसे पहले इसमें बिंदु है कि देखो द्वैध क्रॉस, ठीक है ना, द्वैध क्रॉस का कि जो डायरेक्टर के अपन देख रहे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो फेल हो रही थी धीरे धीरे, उसकी मतलब जो उपयोगिता थी वो इतनी सिद्ध नहीं हो रही थी। सेकंड क्या है कि कंपनी का साम्राज्य का विस्तार हुआ जा रहा था दिनों दिन। 1843 के अंदर सिंध को जीत के मिलाया और 1849 में पंजाब को जीत के मिलाया, और डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, वेब कप का सिद्धांत, उसके तहत अंग्रेजी प्रशासन दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। ठीक है ना, तो ये मतलब जो कहते हैं ना अपन साम दाम दंड भेद, ये डलहौजी की नीति थी कि कैसे न कैसे करके, चाहे धोखे से चाहे अपन ने करेज से, कैसे भी करके भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना है। ठीक, तो इसके भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। सिंध का विलय बहुत 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 बड़ा धोखा था एक सिंध के नवाब के साथ, वो पढ़ेंगे अपन। चार्ल्स नेपियर क्या नीति थी, इसने पहले से एग्रीमेंट किया हुआ था कि सिंधु नदी का यूज़ करना, लेकिन वो डलहौजी एक साम्राज्यवादी नीति के तहत इसका विलय किया गया अफगानिस्तान पर अप्रोच करने के लिए। फिर पंजाब का हुआ उसके बाद, समझ गए। तो ये विस्तार हो रहा था, तब तो विस्तार धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था, तो जरूरी था कि विस्तार को कंट्रोल करना। ठीक है, अपन ने 33 में देखा था राजनीतिक पावर इसके पास आ गई, सैनिक ऐसे नहीं कार्य। तो ये पहले ट्रेडिंग राइट्स का जिस तरह से मिसयूज़ करते थे, आज ब्रिटिश संसद को ये लगने लगा कि जो इसको मिलिट्री पावर अपन ने दी, पॉलिटिकल पावर, उसका भी वो अभी मिसयूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी था। तीसरा मांग क्या कि भारतीय प्रशासन की विकेंद्रण की मांग, कि धीरे धीरे भारतीयों का भी सहयोग लिया जाए, ऐसा भारतीयों की डिमांड थी। अब देखो अभी अपन पढ़ रहे हैं 53, यहाँ इस डिमांड को आगे बढ़ाएगी कांग्रेस की स्थापना हुई 85 के अंदर, तो अभी करीबन तो 30 साल बाद आएगी कांग्रेस, है ना। तो आप ऐसा मत सोचो कि सर कांग्रेस तो थी नहीं, ये डिमांड कौन करा था। तो इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है कि कांग्रेस से पहले जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनका, ठीक है ना। ये मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस तो क्लाइमैक्स थी इन पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट था इंस्टीट्यूशंस का, उसके अंदर कांग्रेस से पहले राजनीतिक संस्थाएं स्थापित थी, ठीक है। तो वो अपना काम कर रही थी, उनकी डिमांड में एक ये था, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था, इंडिया एसोसिएशन था, सोमनाथ बनर्जी वगैरह, तो वो सब ये सारी काम कर रहे थे। उनकी ये मांगे थी कि एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज और उसमें इंडियंस आए, ये चीज़ है ना। तो इसमें लिख लो आप, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं, उनका बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर कि कांग्रेस तो क्लाइमैक्स था, उससे पहले जो संस्थाएं थी उन्होंने एक नींव डाल चुके थे कांग्रेस की स्थापना की, चर्चा करो ऐसे। तो ये तीनों कारण थे, द्वैत शासन फेल हो गया, साम्राज्य विस्तार हो रहा था, कंपनी धीरे धीरे अपने पॉलिटिकल पावर्स का भी मिसयूज करने लगी, और अंग्रेज भी आगे बच रहे थे, उनके लिए भी जरूरी था। और तीसरा मांग, भारतीयों की मांग की डिसेंट्रलाइजेशन। एक्ट के प्रावधान क्या, सबसे पहले ट्रस्ट, अपन ने 33 वाले चार्टर में पढ़ा था कि 20 साल का आपको विस्तार किया जाता है, ठीक है। और ट्रस्ट के रूप में आप भारतीय साम्राज्य और वहाँ उससे जो रेवेन्यू आ रही है, इंडिया से जो रेवेन्यू आ रही है, उसका तुम ट्रस्ट के रूप में रखोगे, ठीक है ना। और किसके ट्रस्टी हो तुम, ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी हो। तो ब्रिटिश क्राउन को जब तक तुम्हें फेथ रहेगा तब तक के लिए तुमको देते हैं, और ऐसा अपन अगले 20 साल के लिए करते हैं। ऐसा ही 1813 के चार्टर में लिखा हुआ था, ठीक है। मतलब ये सबसे पहले लाइन आई थी 17, इस चीज़ को समझो आप, देखो यहाँ ये सबसे पहले ये लाइन आई थी 1793 के चार्टर के अंदर। मतलब देखो 1784 का चार्टर पिट्स एंड डे एक्ट अपन ने पढ़ा, उसमें ही लिखा हुआ था कि कंपनी का जितना भी क्षेत्र है वो आज से ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्र है, ब्रिटिश क्राउन का क्षेत्र है, ये पढ़ा अपन ने पिट्स के अंदर। फिर इसके बाद आया 1793, इसके अंदर बोला गया कि 20 साल के लिए हम तुमको देते हैं, ठीक है ना, एक्सटेंड करते हैं, और ट्रस्ट के रूप में तुम संभालोगे सारा, ये टी ट्रस्ट है। यही चीज़ फिर 1813 के चार्टर के अंदर बोली गई कि पिछले 20 साल तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुमको 20 साल और देता हूँ, ये मेरा जो साम्राज्य है उससे जो रेवेन्यू आ रही है उसको तुम संभालो और अच्छे से उसको काम में चलाओ। फिर 1813 में अपन ने 20 साल के लिए बोला, ऐसा करके 1833 आ गया ये, ठीक है। मतलब अगले 20 साल, पिछले 20 साल तुमने अच्छा किया था, फिर मैं अगले 20 साल के लिए तुमको और दे देता हूँ। तो 3 बार हो गया 20-20-20 का। फिर 20 साल ये पूरे होते थे 1853 के अंदर, ठीक है। तो इसमें आया कि चलो यार तुम ठीक काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो तुम चलाओ, ठीक है। लेकिन पहले वाले से ऑर्डर ये अलग था, ट्रस्ट वाला। पहले वाले के अंदर हर साल ये 20+ ट्रस्ट लिखा रहता था। 1790 में था 20+ ट्रस्ट, 13 में था 20+ ट्रस्टी के रूप के अंदर, 33 में था 20+ ट्रस्टी के रूप के अंदर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये 20 जो है ना, ये शब्द गायब था,
कि अगले 20 साल के लिए नहीं, भाई ट्रस्टी के रूप में तो तुम चलाओ, लेकिन अगले 20 साल के लिए नहीं। कब तक? जब तक कंपनी चाहे, वो क्राउन चाहे, जब तक क्राउन चाहे। ये कि जब तक संसद वही क्राउन संसद, ठीक है ना, जब तक संसद या क्राउन चाहे तब तक तुम भारत का साम्राज्य ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के रूप में संभाल के रखो। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी कि ये 20 साल जो है ना ये गायब था इसमें, और ये बहुत बड़ी चीज़ थी। ये बहुत बड़ी चीज़ कैसी थी? जैसे मान लो मैंने कोई प्लॉट ले रखा है अजमेर के अंदर, मैं आपको हमेशा बोला जा रहा था कि यार ठीक है कि 20 साल के लिए उसको और चला लो, संभाल के रखो और संभाल के रखो। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे को संदेह होने लगा कि नहीं यार अगले 20 साल के लिए इनको दूंगा तो ये गड़बड़ कर देगा, तो मतलब मेरे पास कुछ इनपुट आने लगा था पहले ही। ये जब मैं 53 वाले आपको 1853 में आपको दे रहा था ना कि अगले अब आप आने वाले थे जयपुर और बात करने वाले थे कि मेरे को 20 साल, आप तो सोच के आए थे 20 साल के लिए और देंगे मेरे को, लेकिन पहले मेरे को कुछ इनपुट आ चुके थे, है ना। तो अब इस बार जब अपन एग्रीमेंट करने वाले थे तो मुझे ये तो था कि चलो थोड़ा सा अपन और देते हैं, अभी अपन ज़्यादा हेडेक नहीं लेंगे, उन्हीं को देते हैं, लेकिन वो अपन अब वो समय नहीं डालेंगे 20 साल, क्योंकि मेरे पास इनपुट आने लगे हैं धीरे धीरे, ये कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकता है। ये इनपुट ब्रिटिश सरकार को, संसद को मिलने लगे थे यहाँ जब सिंध के नवाब ने शिकायत करी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। जब पंजाब के जो राजा थे रणजीत सिंह तो जा चुके थे, लेकिन उनके जो वंशज थे उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाए, और विपक्ष ने जब सवाल पूछा वहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री से, तब संसद को लगने लगा कि धीरे धीरे ये कंपनी कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है वहाँ पे। ऐसे समझ रहे हो? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या लिखा हुआ है? पहले तो देखो, ट्रस्ट के रूप में संभालोगे 20 साल नहीं लिखा, और कब तक? जब तक संसद चाहे, जब तक। हमें लगेगा 54 के अंदर ही हम हटा लेंगे, हमें लगा 55 के अंदर हम हटा लेंगे, हमें लगा 56 में हम हटा लेंगे, हमें लगा 57 के अंदर हटा लेंगे, फिर 57 रिवोल्ट 57 हो गया 1858 के अंदर ही हटा लिया गया। ये देख लो अभी आएगा ना 53 है, 4 साल बाद 1857 का विद्रोह हो गया, और अगला जो अपन एक्ट पढ़ेंगे वो आ जाएगा ये एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया 1858, 5 साल बाद ही। तो अब सोचो आप कि ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन कितना दूरदर्शी था अपने इन मामलों में। 3 बार दिया ना तुमको 20-20 साल का एक्सटेंशन, इस बार क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा शक होने लग गया था कि ये गड़बड़ करेगी कुछ न कुछ। तो जैसे ये हुआ, ये दोनों विलय थे, फिर इसमें अपना अवध का नहीं लिखा हुआ, वो 1856 में हुआ, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी वो खुरापाती डलोजी करने लग गया, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था कि सबसे ज़्यादा जो साम्राज्य विस्तार किया गया वो इसी के थ्रू हुआ, कि अगर आपके जैसे अपन झांसी की रानी झांसी पढ़ते हैं, उसको भी जीत के मिलाया गया था डलोजी के द्वारा, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये था कि अगर आपके नेचुरल संतान नहीं है तो आप उसको वारिस नहीं बना सकते आपके साम्राज्य का, वो लैप्स हो गई आपकी, जो हायरार्की जो चल रही थी ना वो लैप्स हो गई। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये बोलता था अगर नेचुरल आपके कोई संतान नहीं है तो, मेल संतान नहीं है तो, ये तो रानी झांसी के नहीं था, ठीक है ना। और जैसे आप युद्ध कभी भी झांसी की फोटो दोगे तो उनके पीछे वो बच्चा बंधा हुआ है, तो वो यही कहती थी कि वो उनका वो दत्तक पुत्र था, ठीक है। तो वो यही कहती थी कि मेरे पास मेरा दत्तक पुत्र है, तो क्यों नहीं इसको तुम राइट देते हो, ये बनना चाहिए अगला वारिस, क्यों ब्रिटिश सरकार झांसी को अपने साम्राज्य में मिला रही है, क्यों इसका अनेक्सेशन कर रही है, अधिग्रहण, ऐसे। तो देखो जो ब्रिटिश सरकार सोचती थी वो सही साबित हुआ ना, 5-4 साल बाद ही विद्रोह हो गया, इसलिए 20 शब्द नहीं जुड़े थे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने अजमेर का उदाहरण दिया था, मुझे पता था कुछ न कुछ गड़बड़ करोगे, इसलिए ट्रस्ट तो बनाए रखा तुमको, क्योंकि मैं नहीं लेना चाहता, अजमेर मेरे से दूर पड़ता था जयपुर से, कि तुम संभालो यार, जब कोई ज़्यादा होगी, जब वो बम फूटेगा ही ना, मुझे पता है बम फूटेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कब फूटेगा, लेकिन फूटेगा जरूर, तुम्हारी हरकतों से दिख रहा है मेरे को, ऐसे समझ गए। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब ये मत समझो कि बहुत कुछ मैं पढ़ूंगा, कुछ मैटर और दूंगा तब जाके कहीं वहाँ आंसर लिखा जाएगा, यही चीज़ है हर किताब के अंदर, बस आपको अपने दिमाग में डालनी है अभी, तब जाके आप अपने आप बलवान बोल लो, धनवान बोल लो, सब बन जाओगे, बस इसी चीज़। ये माइक्रो थी। जब तक अपन पढ़ेंगे 1858 का एक्ट, बिड़ते ही क्वेश्चन आता है कि जो संसद ने किया 1858 के एक्ट में, वो एकमात्र औपचारिकता थी, वो जो करना चाहती थी वो तो पहले ही कर चुकी थी, पहले कर दिया ना, जब तक मैं चाहूँगी तब तक। तो उसको लगा 5 साल बाद में, और फट से लिया 1858 का एक्ट, क्योंकि शक हो गया था। ये शक देखो पहले नहीं हुआ, 1793 में नहीं हुआ था शक, तुमको दिया हमने 20 साल के लिए, 1813 में नहीं हुआ शक, दिया 20 साल के लिए, 33 में दिया, लेकिन 53 में शक हो गया था, चाल चलन सही नहीं था तुम्हारे। फिर अब देखो अपन वही हायरार्की रूप में पढ़ रहे हैं सारे, कि पहले अपन ने पढ़ा देखा कि ब्रिटिश क्राउन क्या सोचती थी, वहाँ क्या चल रहा है,
फिर उसके बाद वो जो दो हाथ थे क्राउन के, एक हाथ था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक हाथ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके अंदर क्या चेंज किया वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले आ रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल कि क्या किया गया। इधर देखो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन जो है उसका निर्धारण ब्रिटिश संसद करेगी और उसके लेकिन धन कंपनी देगी। अब याद करो जब अपन ने डायरेक्टरी की शुरुआत करी थी पिट्स में, तब ये आया था कि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर 6 सदस्य थे, ठीक है, और इनको नियुक्त कौन करती थी, इनको नियुक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी, और इस 53 के चार्टर तक उनको पैसे या उनको तनख्वाह भी ब्रिटिश संसद ही देती थी, भारत नहीं देता था, ठीक है ना, मतलब भारतीय खर्चे से नहीं जाता। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का तो शुरू से अंत तक ही लेना देना, वो तो कंपनी के थे, कंपनी की रेवेन्यू से चूकता था, वो संसद के कर्मचारी नहीं थे, कंपनी के थे, वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स अपॉइंट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उनको संसद क्यों देगी, संसद तो उनको देगी जिनको संसद ने अपॉइंट किया। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल संसद नहीं किया था, पढ़ा था अपन ने पिट्स में, ठीक है। तो इससे पहले क्या था, इससे पहले डिसाइड भी ब्रिटिश संसद ही करती थी और पेमेंट भी ब्रिटिश संसद ही करती थी, लेकिन अब लोड पड़ने लगा तो ब्रिटिश संसद ने बोला कि देखो सैलरी तो मैं जो बताऊंगी वही देना पड़ेगा, लेकिन उसको पे कौन करेगा, उसको कंपनी पे करेगी, ये धन कंपनी देगी, निर्धारण ब्रिटिश सरकार करेगी और पेमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। किसकी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नहीं, ये अपन को समझना है। फिर क्या था भाई, दो हाथ थे ना, एक हाथ की अपन ने चर्चा कर ली, दूसरा हाथ देखते हैं, ये डायरेक्टर्स है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, 24 थे, उनकी संख्या घटा के अपन ने 18 कर दी, 6 माइनस कर दी, ठीक है। और गणपूर्ति अपन ने ये 1/10 है, 1/10 रखी गई जिससे क्राउन चाहे वैसे डिसीजन करवा सके। भाई ऐसे इसलिए किया क्योंकि भाई ये तो अपने पास कंट्रोल में था नियंत्रण बोर्ड, क्योंकि संसद का ही एक अंग था ये कंपनी के प्रशासन में, ये अपने पास नहीं था, ये अलग था, क्योंकि ये तो वो जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है वो अपॉइंट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। तो इस पर अपन कंट्रोल करें तो 24 से घटाकर इनकी इसने 18 कर दी, ठीक है। 6 तो कम किए, और 6 कम करने के बाद भी इस 18 में से जो 6 थे उनको नियुक्त कौन करता था, मनोनीत कौन करता था, क्राउन करता था, समझ गए। 24 से घटाकर 18 कर दी गई, और उसमें और उनमें वो है नहीं, और उनमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे, ठीक। और फिर गणपूर्ति कोरम का मतलब कि इतने कोई भी डिसीजन जब ये लेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो मिनिमम इतने सदस्य मौजूद होने चाहिए। जैसे आज संसद में भी दोनों हाउसेज में 1/10 ही है उसकी टोटल स्ट्रेंथ का तो रखी गई। तो देखो ये टोटल सदस्य कितने थे, 18, इसका 1/10 अपन करेंगे तो कितने निकल गया है, 1.8, मतलब 2 तो कम से कम होने ही चाहिए। तो ये 6 व्यक्ति तो क्राउन के ही थे, समझ गए। तो जब भी कुछ क्राउन को अपना क्राउन मतलब 100% अश्योर्ड हो गया कि अब मैं जो चाहता हूँ वो तो होके रहेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कोई कंट्रोल नहीं था क्राउन का, 24 के 24 कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा आते थे। अब देख लो, नियंत्रण बोर्ड हमारे कंट्रोल में आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमारे कंट्रोल में आ गया। ये तो ये वही है, वापस याद दिला रहा हूँ, वो मर तो पहले ही चुकी थी, अब तो सिर्फ उसकी खाल बाकी थी, जो कि बाद में 58 के एक्ट के तहत उसको भी हमने तिलांजलि दे दी। ये वही सारी चीज़ें, मर गई ना कंपनी। कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे तो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे तो था ही, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे और तुम्हारा कंट्रोल आ गया पूरा। फिर आगे क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस बात की अनुमति दी गई कि वो भारत के अंदर नई प्रेसिडेंसियां बना लें। भाई अभी तक क्या प्रेसिडेंसी 3 ही चली आ रही थी, बंगाल था, बॉम्बे था और मद्रास था। अब चूंकि धीरे धीरे ये, अभी अपन ने पढ़ा कि सिंध का विलय देखा, पंजाब का विलय देखा, पढ़ते किधर थे ये, जहाँ आज पढ़ते हैं भूतकाल में ही वहीं पढ़ते थे। कोई ज़मीन थोड़ी किसके की, मुझे एक बार बताओ, ये तो कहाँ आप लिख सकते हैं। तो ये इधर था, ये तो है सिंध अपने, इसका विलय होगा 1843 चार्ल्स नेपियर, और ये था पंजाब पूरा, अपने इंडिया वाला पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब 47 में अलग अलग हुए हैं, तो ये पूरा पंजाब। तो धीरे धीरे इधर बढ़ती जा रही थी कंपनी। भाई ये तो अपने पास थे ही प्रेसिडेंसी, बंगाल, ये बॉम्बे, उस तत्कालीन बॉम्बे के अंदर ये पूरा गुजरात था और पूरा महाराष्ट्र था तत्कालीन बॉम्बे में, ठीक है। और ये मद्रास के अंदर पूरा ये था। तो आज अपन केरल देखते हैं, लक्षद्वीप देखते हैं, लक्षद्वीप को अपन पढ़ेंगे जब पार्ट 1 पढ़ेंगे। लक्षद्वीप जो इधर है ये मद्रास से अलग किया गया था, समझ रहे हो ऐसे। तो पूरा ये दक्षिण भारत में अपन देखते हैं ये मद्रास थी पूरी। ये 3 तो अपने पास थे ही, इधर धीरे धीरे विस्तार हो रहा था, तो लग गया कि कल को प्रेसिडेंसी बनानी पड़े तो यार दे दें अपन, पावर तो दे दें, तो दे दें, ठीक है कि नई प्रेसिडेंसी आप बना सकते हो और पुरानी की सीमाओं में परिवर्तन कैसे कर सकते हो। ये इसलिए जरूरी होता कि धीरे धीरे बर्मा को निकालना था इंडिया से, क्योंकि उस समय बंगाल के अंदर आसाम भी था और बर्मा का भी हिस्सा था, ठीक। तो नया बना सके और पुरानी की सीमाओं में परिवर्तन कर सके।
ऐसा करते हुए 1859 के अंदर पंजाब के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई है। देख लो, अभी देखो 1849 के अंदर जीत लिया था, जैसे अभी ऊपर आया था, और 59 में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी। ऐसे प्रेसिडेंसी नहीं बनी थी, नहीं, लेकिन एक शुरुआत की गई उसकी। अब धीरे धीरे बता रहा था ना, इधर ही बढ़ रहा था कंपनी का साम्राज्य, और फिर अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, हिंदू कुश पर्वतमाला अपन देखते हैं आज भी, वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे है बिल्कुल, अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ वो पड़ती है, तो वो नेचुरल मतलब वैज्ञानिक सीमा है भारत की, उसको कंट्रोल करना जरूरी था, इसलिए पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे अपन। पहले अपन ने पढ़े पानीपत के तीनों युद्ध, दोनों युद्धों में आक्रांता उधर से आया, पहले और दूसरे में, इसलिए। और पहले तराइन के युद्ध वगैरह देखे, सारे उधर से निकल के आते थे, ठीक है। ऐसे गजनी गौरी, गजनी अपने खैबर दर्रा जो, तो इसलिए ये अब क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अपन ने दो चीज़ें पढ़ ली। क्या, एक तो भाई वो 24 से घटा के 18 कर दिए गए थे, दूसरा क्या, उसको नई प्रेसिडेंसी घोषित करने की पावर दी गई, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सिर्फ वो सैलरी वाला पड़ा। हायरार्की में चल रहे हैं अपन ऊपर से नीचे, जैसे 33 के चार्टर में अपन ने देखा था। उसके बाद आ जाते हैं अपन गवर्नर जनरल के अंदर। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के अंदर पहले की तरह 4 सदस्य थे। 1833 में अपन ने देखा था कि चौथा सदस्य लाए अपन विधि मेंबर के रूप में, जो कि पहला कौन था, लॉर्ड मैकाले था। याद कराया था मैंने एम से, ये 13 बन रहा है, M13 रीजनिंग में पढ़ते हैं, 13 इसका सीक्वेंस है। अब वो जो था ना, तो उसमें देखो 33 वाले चार्टर के अंदर ये थी व्यवस्था कि जब जब वो संसद, जब जब वो कानून को लेके बात करेगा गवर्नर जनरल, तब तब वो मौजूद रहेगा, यही था। मैकाले का अपन ने ये पढ़ा था। तो मैकाले को भी ये लगता था कि यार मैं परमानेंट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो उसके मन में डुअलिज्म रहता था कि पता नहीं यार ये मेरे से मकसद निकाल के अपने वो बाहर निकाल देंगे, परमानेंट रखेंगे, तो उसके काम करने की एफिशिएंसी के अंदर थोड़ा फर्क आता था। तो वो फर्क, क्योंकि परमानेंट नहीं होता तब तक वो देखो अदमन से करता है काम, तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस दिया गया कि 4 सदस्य थे, लेकिन विधि सदस्य को क्या कर दिया अपन ने यहाँ पे, पूर्ण सदस्य बना दिया। ये पूर्ण सदस्य बन गया कि फुल टाइम मेंबर हो अब तुम। पहले क्या होता था, जब जब जरूरत पड़ती तब तो उसको बुला लेते थे, अब हमेशा तुम बैठोगे, जब भी कार्यकारी परिषद बैठेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बैठेगी, तब तक तुम बैठोगे और जो भी तुमसे पूछा जाए उसका तुम जवाब दोगे। तो क्वेश्चन ये ऐसे घूमता है। नियुक्ति कब की गई 4th मेंबर की, कब की, 33 में, और उसको फुल मेंबर बना दिया। जो पहले पार्ट टाइम था वो फुल मेंबर कब बन गया, पूर्ण सदस्य, वर्ड जुड़ गया पूर्ण, तो कब बन गया, कब बना गगन है, 53, 20 साल। ये ध्यान रखना, जैसा सवाल वैसा उत्तर। फिर क्या हुआ, देखो अब 1833 के अपन ने पढ़ा था कि एक तो लॉ मेंबर आया और एक लॉ कमीशन बना, पढ़ा था 33 के अंदर। भाई लॉ मेंबर तो राय देता था गवर्नर जनरल को, और लॉ कमीशन में मैंने 3 काम लिखाए थे। एक तो ये संचित करेगा, कलेक्ट करेगा जो उस समय लॉज हैं, फिर उनको संहिताबद्ध करेगा, उनको कोडिफिकेशन करेगा, और उनमें सुधार करेगा। 3 से थे, रिफॉर्म्स करेगा। ये लॉ कमीशन के बारे में अपन ने पढ़ा 33 के चार्टर में। 53 के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, इसी का सिमिलरिटी, कि ये जो लॉ मेंबर था ना, इसको क्या कर दिया अपन ने, जो पहले पीपी था, पीटी था पार्ट टाइम, उसको क्या कर दिया फुल टाइम, जैसा अभी अपन ने ऊपर पढ़ा। फिर ये लॉ कमीशन जो इंडिया के अंदर था, बिल्कुल इसके करस्पॉन्डिंग एक लॉ कमीशन बनाया गया, कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर, जिसका क्या काम था, इसका काम ये था कि ये जो लॉ कमीशन रिकमेंडेशन देगा, इसको आप पढ़ोगे और ब्रिटिश पार्लियामेंट को आप गाइड करोगे कि इंडिया के लिए जब कानून बनाओ तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप। भाई ये तो किसको, लॉ मेंबर तो गाइड करता था गवर्नर जनरल को, जो इस समय इंडिया का बन चुका था। ये लॉ कमीशन, इंग्लैंड वाला लॉ कमीशन इंडिया वाले लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ेगा और ब्रिटिश संसद को गाइड करेगा कानून बनाने के अंदर। तो अब क्वेश्चन ये आए, भारत के अंदर लॉ कमीशन की नियुक्ति की गई 33, इंग्लैंड के अंदर लॉ कमीशन की नियुक्ति की गई। तो लॉ कमीशन पढ़ने से पहले गौर कर लेना कि ये भारत के संदर्भ में पूछ रहा है या इंग्लैंड के संदर्भ में पूछ रहा है। क्वेश्चन ये ऐसे लच्छेदार भाषा में आता है कि लॉ कमीशन की नियुक्ति की गई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसका काम था संचित करना, संहिताबद्ध करना और उनमें सुधार करना। तो भारत में इस प्रकार की संस्था की गठन किया गया। तो स्टूडेंट तो क्या पढ़ता है, लॉ कमीशन पढ़ लिया, फिर वो आंसर पढ़ता है कि 33 कहाँ लिखा हुआ है, 33, लेकिन वो ये लिख देगा, घुमाएगा, जबकि इंग्लैंड में इस प्रकार की संस्था की नियुक्ति कब की गई, तो उसका आंसर 33 नहीं है। क्या है, ऐसे लॉ मेंबर का, कि लॉ मेंबर को नियुक्त करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था तत्कालीन परिस्थितियों में। गवर्नर जनरल की परिषद में ये किया गया, ठीक है ना, लेकिन उसको पूर्ण सदस्य बनाया गया। तो स्टूडेंट वैसे वो लॉ मेंबर पढ़ता है और 33 पूर्ण भूल गया, वो भूल क्या गया, एग्जामिनर ने फंसा लिया उसको अपने हनी ट्रैप में, और वो आंसर हो गया फुल टाइम मेंबर बनाया है। कब, 53 में। पार्ट टाइम या नियुक्ति हुई।
समझ गए, ये चीज़ आ गई अपन। तो अपन ने ये कार्यकारिणी परिषद में देखा। फिर अब अपन देखते हैं कार्यकारिणी परिषद के अंदर ही कार्यकारी और विधान लेजिस्लेटिव के अंदर यहाँ पे डिवीजन किया गया, जिसको अपन बोलते हैं ना सेपरेशन ऑफ पावर। आज अपन देखते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के 3 हिस्से हैं, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटिव, एक है जुडिशरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के अंदर राष्ट्रपति आता है, मंत्री परिषद आती है पूरी। लेजिस्लेटिव में दोनों अपने लोकसभा और राज्यसभा। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आता है। तो उस समय ये इन 3 स्तंभों का ये सबसे पहला शुरुआत है कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से अलग किया जा रहा है। अभी तक क्या था कि इस एग्जीक्यूटिव के अंदर ही सारी लेजिस्लेटिव पावर थी। अपन ने 33 के चार्टर के अंदर पढ़ा था ना कि भारत का गवर्नर 33 के अंदर अपन ने पढ़ा 1833 के अंदर कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो किसका हो गया, वो इंडिया का हो गया। और फिर नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन पढ़ा, फिर उसके नीचे अपन ने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन, कि ये जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था। ठीक है ना, तो ये चीज़ थी यहाँ, तो ये बना सकता था। लेकिन अब अपन ने क्या किया, ये धीरे धीरे एम्पावर होती जा रही थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी ये एम्पावर हुई जा रही थी। 4th लॉ मेंबर भी आपने जोड़ दिया था, लेकिन उस लॉ मेंबर को जोड़ते आपको लगा कि यार ये काम तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, ये एक अकेला लॉ मेंबर कुछ नहीं कर सकता। अपन को तो ये जो लॉ मेंबर जो काम कर रहा है ये और लोगों में बांटना पड़ेगा, जिससे कि एक प्रोफेशनल राय मेरे को मिल सके। क्योंकि इस बार बात क्या थी, इस बार बात पैसे की नहीं थी, इस बार बात उस कानून को बनाने की थी जिससे एक जो कॉमन जनता, जो भारतीय जनता, वो गवर्न होने जा रही थी। मतलब आप एक सोशल सेक्टर के अंदर घुस रहे हो, समाज के अंदर घुस रहे हो। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पूरी संहिताएं, ठीक है, गीता, वो सब जो कहती है उनको आपको कोडिफाई करना पड़ेगा। तो एक अकेला लॉ मेंबर कुछ नहीं कर सकता, टीम बनाओ पूरी। तो ये जो टीम बनी ये पूरी ये विधान परिषद बनी, जिसको आज अपन संसद क्या करती है, कानून बनाती है। तो लॉ कमीशंस की जब वो रिकमेंडेशन आने लगी गजब, तो बोले अरे लॉ मेंबर क्या कर लेगा, अकेला ये कुछ नहीं कर सकता, तुम विधान परिषद बनाओ। फिर विधान परिषद पूरा स्टडी करेगी, वो लॉ मेंबर को बोलेगी और लॉ मेंबर फिर गवर्नर जनरल को बताएगा। ऐसी ही चीज़ें हुई सर। तो देखो आप मतलब किस पैमाने के ऊपर काम हुआ। तो ये सब ये उपयोगितावादी है, समझ गए। तो भारत में कार्यकारी तथा विधान संबंधी कार्यों का प्रतिकरण की भावना से गवर्नर जनरल की विधान परिषद स्थापित की गई। इससे पहले ये कभी नहीं था, लॉ मेंबर था बस। 33 से 53 में कितनी बड़ी चीज़ हुई। अर्थात भारत के लिए प्रथम बार केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, CLC, यही आगे जाके संसद बनेगी, लोकसभा और राज्यसभा से पृथक, है ना, केंद्रीय कार्यकारी से पृथक केंद्रीय विधान परिषद। अब देखो इसमें दोनों में वर्णों में क्या डिफरेंस है। इधर है केंद्रीय कार्यकारी परिषद, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पृथक, मतलब अलग, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। कार्यकारी परिषद के अंदर तो कौन आता था इस सेंट्रल में, वो गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और उसके वो 4 मेंबर अभी तक, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ जाएंगे, अभी अपन देखते हैं 6 मेंबर आएंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कुल सदस्य इसके अंदर कितने थे, इसके अंदर 6 थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये 1947 के तक अपन जितने भी आगे पढ़ेंगे अधिनियम वहाँ तक। और आज जो अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज जो अपन जैसे देखते हैं 22 भागों के अंदर जो है अपने 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत हुआ, सब उसी की नींव यहीं से पड़ी हुई है। आज जो संसद अपन देखते हैं ये अब धीरे धीरे ये 6 है, ये धीरे धीरे 60 होंगे, धीरे धीरे 1900 अधिनियम के अंदर 2 बनेंगे, 35 के अधिनियम में 2 बनेंगे और फिर 47 के बाद जब भारत आज़ाद होगा तो वो भारतीय संसद का रूप लेगा वो, ऐसे। तो उसका पहला स्टेप है ये, समझ गए ये। तो अब क्वेश्चन ये आया कि जो आज वर्तमान संसद देखते हैं उस रूप के अंदर पृथक से गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारी परिषद से पृथक केंद्रीय विधान परिषद प्रथम बार कब गठित की गई। तो क्या उसका आंसर 53 का है। मतलब एग्जीक्यूटिव से पृथक किया गया लेजिस्लेचर को, ये वर्ड आ रहा है पृथक। तो कब किया 53 में। और टोटल सदस्य कितने थे इसके अंदर, टोटल सदस्य 6 थे, समझ गए ये। अब ये 6 सदस्य अपन ने पहले भी पढ़े, कौन कौन। सुप्रीम कोर्ट का देखो यहाँ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का अदर जज, 4 प्रांत है अपने पास, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और ये आगरा, जिसको अपन NW बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। फ्रंटियर नहीं है ये, इसमें लिख लो 1836, ये आगरा प्रांत जो है ना 1836 के अंदर बना था। ऐसे करके इसके 6 मेंबर हो गए, 2 तो सुप्रीम कोर्ट के और 4 अपने यहाँ से, चारों प्रांतों के रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने, समझ गए, है ना। तो
एग्जीक्यूटिव से पृथक कर दिया अपने लेजिस्लेचर को, और इसके अंदर ये 6 मेंबर अपन ने डाले सुप्रीम कोर्ट के थे। अब आप खुद ही देखो स्पेशलाइज्ड बॉडी बनी कि नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट का तो रोज ही वास्ता पड़ता था इनसे, लॉ मेंबर का तो कभी कभी पड़ता था मैकाले का, और वो तो बोर्ड का सचिव था, तो अध्यक्ष था, भारत मंत्री। सुप्रीम कोर्ट तो रोज सुनता था इन केसों को, ठीक है। और यहाँ जो प्रोविंसेस को एक्सपीरियंस आता था वो हमें मिला, और फिर अपन आगे बढ़े। अब देखो क्या है, इसके बाद अपन क्या देखते हैं कि ये जो प्रांतों से जो आ रहे थे ना, ये असैनिक सिविल होते थे, क्योंकि सिविल को ही ज्ञान होता था कानून का। जो सैनिक होते थे, मतलब जो मिलिट्री, भाई 2 तरह की सर्विस होती है, सिविल और मिलिट्री। तो सैनिक असैनिक कार्य इसको दे दिए गए थे, राजनीतिक कार्यों में 2 तरह के। मिलिट्री के अंदर तो मिलिट्री आ गया, सिविल के अंदर जो सिविल सर्विस जो अपन देखते हैं प्रशासन, वो पूरा कलेक्टर, एसडीएम, सारा एडीएम, एसडीएम, वो सब जो पटवारी, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री वाला। तो ये जो प्रांत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना, ये कौन से थे? ये प्रांतीय प्रतिनिधि, सरकारी परंतु असैनिक, गवर्नमेंट ऑफिसर, लेकिन कौन से? नॉन मिलिट्री असैनिक। असैनिक का मतलब सिविल, सिविल बोल दो या असैनिक बोल दो, बात एक ही। सिविल सर्विस बोल दो या नॉन मिलिट्री सर्विस बोल दो, बात एक ही। हमने सिविल सर्विस एग्जाम यूपीएससी, आरपीसी, और मिलिट्री एग्जाम से जो सीडीए का, सीडीएस, एनडीए होता है, वो मिलिट्री सर्विसेज है, तो वो भी यूपीएससी के थ्रू ऐसे। तथा कंपनी में न्यूनतम सेवा अवधि उसके 10 साल की हो, सिविल होना चाहिए, और 10 साल तक आपने सर्विस कंपनी के अंदर की होनी चाहिए, तब आप जाके इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अलग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है उसके सदस्य बनने के योग्य है, ठीक है। और मनोनीति करता था इनको, ये ऐसे नियुक्त नहीं होते थे, ये नॉमिनेट ही होते थे गवर्नर जनरल के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ है कि ये टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात सबसे पहले की गई। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि उस क्षेत्र से आएंगे, तो जैसे बंगाल से आया, बॉम्बे से आया, मद्रास से आया, तो अलग अलग क्षेत्रों से तीनों आए ना, और आगरा से आया। तो ये इस प्रकार भारतीय विधान परिषद द्वारा सर्वप्रथम क्षेत्र प्रतिनिधित्व, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत स्थापित किया गया। समझे? पेन हाथ में रखा करो, है ना गगन, उन पर अंडरलाइन वगैरह किया करो, जो बताता रहता है उस पर फोकस किया करो, तभी तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाती है सारी। तो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन ज्योग्राफिकल एरिया से निकल के आए, ऐसे था ये। बाद में अपन जब अभी पढ़ेंगे 61 का एक्ट, उसमें खत्म कर दिया जाएगा ये टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। उसमें सबको गवर्नर ही मनोनीत करेगा, छवों को। जरूरी नहीं है कि तुम कहीं से एक पर्टिकुलर क्षेत्र से हो, ऐसे। समझ गए? ये चीज़ है अपने को ध्यान में रखनी है। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि अलग कर दिया गया कार्यकारी और विधान को। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 6 सदस्य डाले गए, 6 ऐसे थे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, अदर जज, 4 प्रांतों से अपन लाए। उनकी 3 शर्तें थी प्रांतों से लेके आ रहे हो। एक तो क्या थी, वो सिविल होना चाहिए। दूसरा ये था कि वो 10 साल तक उसने मिनिमम सर्विस करी हो। और तीसरा ये था, शर्त नहीं थी लेकिन जो सिद्धांत के रूप में हुआ है कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन इंडिया के अंदर चालू हुआ। क्षेत्र प्रतिनिधित्व, क्षेत्र से आ रहे ना, बंगाल, बम्बई, मद्रास, आगरा। और आगरा प्रांत जैसे बनाया था ब्रिटिशर्स ने, प्रोविंस नहीं है वो, प्रेसिडेंसी नहीं है, प्रोविंस है, प्रांत 1836 में। ये आगरा की कहानी है, अपन पढ़ते रहेंगे। आगरा है, फिर ये यूनाइटेड प्रोविंस बनेगा 1858 के अंदर, जब अवध का विलय हो जाएगा 56 में। और फिर ये बनेगा अपने यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध 1902 के अंदर। और 1902 के बाद इसकी राजधानी हो जाएगी इलाहाबाद। अब भी ये जो NWP है ना, इसकी राजधानी आगरा थी। आज जो अपन यूपी पढ़ते हैं उसकी राजधानी इलाहाबाद, ये इलाहाबाद आई है 1902 से। पढ़ेंगे अपन, आगे आएगा अवध के विलय के बाद में बताऊंगा, अभी आगरा ही पढ़ो। आगरा प्रेसिडेंसी कब बनी? 1835 में बनी, मतलब 35 में बनी। आगरा की स्थापना प्रेसिडेंसी के रूप में करी 35 में, और प्रेसिडेंसी बन गई थी 36 के अंदर। मतलब प्रेसिडेंसी नहीं, प्रोविंस स्थापना, प्रोविंस के रूप में स्थापना 35 में, और दर्जा गया 36 में। तो जैसे आपसे पूछा ही जाता कि प्रोविंस का दर्जा कब दिया गया, तो 1836 में। ये बिल्कुल वैसे ही है। राजधानी परिवर्तन का डिसीजन लिया गया था 11 के अंदर, और हुई थी परिवर्तन 12 के अंदर, बिल्कुल वैसा ही है। तो 1836 आंसर है, वहाँ 1912 आंसर है, मतलब दिल्ली राजधानी के रूप में 1912। समझ गए? यहाँ ये अलग है, ठीक। फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी ना, इसकी पावर्स क्या क्या थी, इनको क्या क्या करने की इनको शक्ति थी, वो अपन देख लेते हैं। तो देखो, केंद्रीय विधान परिषद, यहाँ पे देख लो कि इस कार्यकारिणी, इसकी जो कार्य प्रणाली थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, कार्य प्रणाली बिल्कुल ब्रिटिश संसद के समान थी। क्या ये प्रश्न पूछ सकती थी, ये विवेचना मतलब किसी तरह का एनालिसिस निकालना, वो कर सकती थी। इसके वाद विवाद जो थे ना, वाद विवाद मौखिक हुआ करते थे,
जो कोई कानून बनता, कानून बनने की दिशा के अंदर वो सदस्यों के बाद दूसरे सदस्य को नहीं भेजा जाता था बिल, वो प्रवर समिति को भेजते थे, सेलेक्ट कमेटी को। आज भी होती है अपनी सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी क्या होती है, उसमें दोनों हाउसेज के मेंबर, आज दोनों हाउसेज के मेंबर होते हैं, उस पर काम करती है, ठीक है। एक हाउस का मेंबर भी हो सकता है सेलेक्ट कमेटी। प्रवर समिति को भेजा जाता था। इसकी जो कार्य प्रणाली थी, किसकी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो गोपनीय नहीं हुआ करती थी, वो सार्वजनिक हुआ करती थी। तो इसके अंदर ये मोसा याद रख लो, मो और सा। मो से तो मौखिक, ठीक है, मौखिक, लिखित नहीं, मौखिक, और सा से क्या है, सार्वजनिक, पब्लिक थी, कोई भी देख सकता था उनको। तीसरा क्या, ये आक्षेप लगा सकती थी, जो कार्यकारिणी ने जो किया वो उन पर आक्षेप लगाती थी। और ये क्या है, यहाँ पे ये रखने से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो ये कि गोपनीय पत्रों को भी परिषद के सम्मुख रखना पड़ता था। ये यहाँ कि भाई अलग अपन ने बना दी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अलग बन गई लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ऐसा नहीं था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे इस पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर भी इसका कंट्रोल था। क्या कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कार्यों पे आक्षेप लगा सकती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो गोपनीय पत्र थे उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखने के लिए उनके ऊपर दबाव बना सकती थी। वो बात दूसरी है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाध्य नहीं थी ऐसा करने के लिए, लेकिन दबाव तो बना सकती थी ना। जैसे सिंध का विलय हुआ तो उन्होंने डिमांड रखी कि बताओ, हमें शर्त बताओ जिसमें विलय किया गया, ऐसे, लेकिन नहीं रखी गई। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो सर्वोच्च सत्ता थी, उसमें गवर्नर जनरल बैठा हुआ भारत का, तो वो जब चाहे इनकी डिमांड, मतलब दूसरा, अब देखो यूँ हो गया, हमेशा ध्यान रखना अभी है, गवर्नर जनरल, इधर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इधर है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये पढ़ा अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 सदस्य। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो शुरू से चली आ रही है, ये तो सर्वोच्च सत्ता थी, तो ये कभी भी मना कर सकती थी, जो भी कानून बना रही थी उनको दरकिनार कर सकती थी। और सबसे बड़ी चीज़, गवर्नर जनरल के पास क्या था, वीटो पावर था हमेशा, ये थी। तो हमेशा इसका क्रिटिसिज्म अपन ये लिखेंगे। तो फिर अपन बोलते हैं ये तो सिर्फ दिखावे की थी केंद्रीय विधान परिषद, मैंने माना दिखावे की थी, लेकिन एक नई शुरुआत तो थी ना, संसद बनी, फिर इसी से धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते गए, सीखते गए हम, समझे इस चीज़ को। अब ये डायग्राम हमेशा दिमाग में रखना है, जो पहले मैं ऐसे बनाया करता था, बनाता था ऐसे, ध्यान है, ये गवर्नर जनरल है, ठीक है, ये इधर बात करेगा, ये इसके एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, इधर बात करेगा तो गवर्नर जनरल इन इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इधर बात करेगा तो गवर्नर जनरल इन इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, समझ गए। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है कि कार्यप्रणाली ब्रिटिश संसद के अनुसार निश्चित की गई, प्रश्न पूछे जा सकते थे और कार्य परिषद की नीति की विवेचना की जा सकती थी, है ना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अपन प्रश्न पूछ सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं इसकी। वाद विवाद मौखिक हुआ करता था, किसी तरह के लिखित नहीं होता था। विधेयक को एक सदस्य के स्थान पर प्रवर समिति को भेजा जाता था। देख लो ना आप, यहाँ ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश संसद के समान रखी गई थी कार्यप्रणाली सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जिससे कि एक संस्था डेवलप हो। तो देखो आप, फिर कार्य गोपनीय नहीं था, सार्वजनिक था, न्यूज़पेपर्स के अंदर निकलता था कल अगले दिनों। विधान परिषद की कार्यकारिणी में आक्षेप लगाए जा सकते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर, और उसके गोपनीय पत्रों को परिषद के सम्मुख रखना पड़ता था, समझ रहे हो। तो विधान परिषद एक प्रकार से क्या है, देखो ये AIHOC क्या है, ऑल इंडिया हाउस ऑफ कॉमन्स बन गई है, एंग्लो इंडियन, सॉरी एंग्लो इंडियंस, एंग्लो मतलब कुछ इसमें ब्रिटिशर्स भी रखे गए, भाई सुप्रीम कोर्ट का जज और सारे गवर्नर एक तरह से ब्रिटिशर्स ही होते थे, और इंडियंस की मुद्दा इंडियंस रखा गया, फिर धीरे धीरे इंडियंस भी आएगा। तो एंग्लो इंडियंस हाउस ऑफ कॉमन्स, ये देखो ये ब्रिटेन के अंदर हुआ करता था उस समय, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स आज भी होते हैं। जैसे अपने लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा जो अपनी हाउस ऑफ कॉमन्स है, और जो आपने राज्यसभा है वो ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, अपर हाउस ऑफ कॉमन्स बन गया, कितनी बड़ी बात है। परंतु कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के विधेयक को क्या करने का अधिकार था, नकारने, वीटो करने का अधिकार था, ऐसे है ना। तो कार्यकारी परिषद जब कभी भी पढ़ो तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल लिखो, और मतलब ये इधर वाले हिस्से की बात है और उधर हो, ठीक है, ये चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिर लास्ट अपन पढ़ते हैं सिविल सर्विस, जैसे अपन हमेशा देखते हैं हायरार्की में पढ़ेंगे, होम गवर्नमेंट में क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में क्या हुआ, फिर अपन जैसे देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर क्या हुआ, और फिर अपन देखते हैं सिविल सर्विस से रिलेटेड क्या प्रोविजन थे। तो इसमें सबसे पहली बार आया कि नियुक्तियों का अधिकार बिल्कुल ले लिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से। यही अपन ने 1833 के अंदर पढ़ा था कि संरक्षण में कमी आई, आप पढ़ना 1833 को वापस निकाल के, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पेट्रोनेज संरक्षण में कमी आई। कमी कैसे आई, वहाँ लिखा हुआ था कि पहले तुम उतने ही भेजते थे, तुम दोगुलू भेजोगे,
ये लिखा हुआ था 33 के अंदर, कहाँ, हैलीबरी कॉलेज लंदन के अंदर। हैलीबरी कॉलेज लंदन बताया 1806 से लेके 1858 तक ये कॉलेज चला, ट्रेनिंग होती थी वो। अब क्या कर दिया अपन ने, तो संरक्षण अपन ने क्या कर दिया, खत्म ही कर दिया बिल्कुल। अब तुम्हारा संरक्षण का मतलब, पहले ये जो चाहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसको सिविल सर्वेंट बनाते थे, इसमें डबल पे जगह कुछ कम हो गई। अब क्या कर दिया, अब तो भैया एग्जाम होएगा। पहले भेदभाव की समाप्ति थी 33 में, ये 1833 में भेदभाव की समाप्ति थी, अब बिल्कुल ही खत्म कर दिया सिस्टम ही, क्या है, एग्जाम होएगा। क्या लिखा हुआ है, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में डायरेक्टर का संरक्षण क्या हो गया, कम हो गया, क्या समाप्त हो गया। कम किस में हुआ था, गगन है 33, ऊपर लिखा करो, फटाफट लिख लिया करो, फोकस किया करो, पेन हाथ में रखा करो हमेशा। सिपाही के हाथ से बंदूक ही छूट गई तो फिर वो कहेगा सिपाही हो, विद्यार्थी के हाथ से कलम ही छूट गया तो वो तो टूरिस्ट बन गया उसके बाद। तो 1833 में समाप्त हो गया, क्योंकि नियुक्तियां आप कैसी प्रतियोगिता परीक्षा से खुली है ना, ये ओपन पे हाईलाइट करो, पूरा वर्ड है ये, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओपन देखो कैसे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, कोई धर्म, कोई जन्म स्थान, कोई वंशानुक्रम, कोई भी वर्ग, सबके लिए खुली थी ये। तो खुली प्रतियोगिता, रिटर्न एग्जाम होगा, उसमें नंबर देखे जाएंगे किसके कितने, और परीक्षा है, ये किसी की इच्छा नहीं है, किसी का संरक्षण नहीं है, ये एग्जाम है, तुम्हारे नंबर डिसाइड करेंगे, समझ रहे हो ये चीज़। खुली प्रतियोगिता परीक्षा, ये लिखा हुआ OC, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू किया गया। जैसा क्वेश्चन वैसा, भेदभाव की समाप्ति की गई 33 के चार्टर, ओपन एग्जाम लाया गया 53 का चार्टर, ठीक है, द्वारा की जाने लगी, जिससे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा गया। पहले भेदभाव कम कर दिया गया था, डबल हम मंगाने लगे, लेकिन फिर भी गुंजाइश बनने लगी, क्योंकि एग्जाम नहीं होता था। ऐसे जो हर रोज आके गुड मॉर्निंग कर रहा है वहाँ पे हैलीबरी के अंदर, उसको बना दें। अब यह गुड मॉर्निंग चापलूस उससे काम नहीं करेगी, एग्जाम में पढ़ो, ऐसे समझ गए। तो 53 के अंदर ये व्यवस्था दी गई, ओपन, इंडियंस भी आएंगे, मेन तो इंडियंस की बात थी, यूरोपियंस तो शुरू से आ रहे थे। तो 53 के अंदर परमिशन दी गई, और फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई, ये कौन, सत्यमेव जयते। आज अपन पढ़ते हैं इंडियन एम्बलम है अपने, अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते। सारनाथ स्तंभ से तो वो 4 लोयन कैपिटल है, 3 दिखाई देती है, और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये किस उपनिषद से लिया हुआ है, किससे लिया हुआ गगन, मुंडको, मांडू के नहीं, मुंडक, मुंडा होता है मुंडा, मुंडे के चेहरे पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, तो मुंडक उपनिषद से लिया हुआ है सत्यमेव जयते। तो सत्य याद रखना अपन को, सत्य से क्या हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये सत्य सत्य है ये सुरेंद्रनाथ नहीं है। जब ये कन्फ्यूजन आता है तो भिड़ते लिखा रहता है सुरेंद्र, तो स्टूडेंट को सह से ध्यान रहता है, और धीरे धीरे वो अपने गम में भूलता जाता है, वो सुरेंद्र था, सत्य था। तो सत्य में जैसे याद रखना अपन को, इंडियन एम्बलम, सारनाथ स्तंभ और मुंडक उपनिषद। सत्येंद्रनाथ टैगोर, टैगोर या ठाकुर, ये जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे बंगाल की, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, कजन ब्रदर थे, ताऊ जी के लड़के थे। 1863 में इनको मतलब क्वालिफाई किया, और ज्वाइनिंग है 1864 की, ऐसे, ठीक है। तो ज़्यादातर आप इसको पढ़ते हो तो 1864 आंसर लिखा रहता है ये, तो एग्जाम 63 में क्वालिफाई किया, और ज्वाइनिंग हुई 64 में, समझ गए। ये इस तरह आज भी ऐसे होता है, जैसे मान लो आप अभी अपना 2025 वाला एग्जाम चल रहा है, अभी मेन जो लगेगा, तो 2025 है, तो 2025 में तो आपने प्री दिया, मेन दिया, इंटरव्यू दोगे आप 2026 में, और अपॉइंटमेंट लेटर जैसे जो आएगा वो है 2026 के अंदर, ऐसे। तो ये वही है, बोला जाता है बैच 2025 का एग्जाम रिक्रूटमेंट जो था, और अपॉइंटमेंट में जैसे जो प्रेसिडेंट की तरफ से आएगा उसमें तारीख छपी रहेगी 2026, जुलाई के आसपास आता है, जुलाई अगस्त, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर है। फिर देखो यहाँ लिखा हुआ 1853 में ओपन एग्जाम शुरू हुआ, और 10 साल लग गए पहले इंडियन को क्रैक करने में इसको। ये था टाइम क्यों लगा, क्या था उस समय का सिलेबस, पूरा ग्रीक हिस्ट्री आती थी, इटालियन लिटरेचर आता था सारा वो, और उस समय जो एज हुआ करती थी इसके अंदर, मैक्सिमम एज वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, 19-21 ऐसे। पढ़ेंगे अपन, अभी आगे आएगा। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखो, परमिशन दी गई 53 में, और पहले इंडियन ने क्रैक किया 10 साल बाद, कब, 18, और वो कौन था, सत्येंद्रनाथ टैगोर। मत बोलो उसको, क्या बोलोगे, बस सत्य से सत्य, सत्यमेव जयते याद रखोगे तो मुंडो को अपनी से याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी भी। बोलोगे नहीं सर सत्यमेव जयते नहीं चाहिए, हमें सत्येंद्रनाथ टैगोर चाहिए, ये कर लो। मेरे को तो क्वेश्चन सही कराने से मतलब है, जैसे आपकी मर्जी, सुनो सबकी, करो दिल की, ऐसे है। फिर क्या था, अपने में क्रॉस, ये क्या एक क्रिटिसिज्म है कि क्या था, ठीक है बहुत अच्छा है कि भारतीयों के लिए कानून बनाया गया, सब है, लेकिन उस विषय पे नहीं बनाया गया जिसके लिए भारतीय चाहते थे, ठीक है। ये वही है
21 अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि ये थी कि इसने भारतीयों को अपने विषय में कानून बनाने की अनुमति नहीं दी। हम सिविल सेवा का, तो हम सिविल सेवा के लिए कानून बनाए, तुम तो कानून वो बना रहे थे जो तुम्हारे लिए जरूरी थे। मनुस्मृति को पढ़ना जरूरी है इसलिए कि ठीक है यार, दंडवंड का सारा सिद्धांत इसी चलता था पहले ये सब कानून थे। गीता को क्यों कोडिफिकेशन हुआ, अपन पढ़ेंगे गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, ऋग्वेद सारी संहिताओं का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। क्यों? क्योंकि तुमको कानून बनाने थे, तुमको संहिताबद्ध करना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इंडियन समाज को कंट्रोल करना था। तो जो तुमको सही लगता था वो कानून बना रहे थे, जिसकी जरूरत हमें थी वो नहीं बना रहे थे तुम। लेकिन जो भी था धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहे थे अपन, तो बस समझ गए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना एग्जीक्यूटिव से अलग होना बहुत बड़ी पहल थी, समझ गए। ये था अपना 1853 का चार्टर। ठीक, रिवीजन के रूप में देखें तो क्या, सबसे पहले तो क्या आया, देखो क्यों लाया गया, द्वैत शासन काम नहीं कर पा रहा था, साम्राज्य विस्तार हो रहा था और मांग आ रही थी उनकी हमारे लिए इंडिया फॉर इंडियंस, किन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, कांग्रेस से पहले जो स्थापित राजनीतिक संस्था है उनके द्वारा। एक्ट के प्रावधान ट्रस्ट के रूप में जारी रखोगे, लेकिन 20 साल तक नहीं। कब तक? जब तक क्राउन या संसद चाहे। क्राउन संसद का हिस्सा अभी न, क्राउन बोलते थे, संसद बोलते, चीज़ एक ही। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन का निर्धारण ब्रिटिश संसद करेगी और धन कौन देगा? कंपनी देगी। जो पहले ब्रिटिश सरकार दिए जा रही थी, ब्रिटिश संसद दिए जा रही थी धन, वो बंद कर दिया। डायरेक्टर्स के मतलब शक्तियों के अंदर कमी 24 से 18 कर दिया गया। गणपूर्ति 1/10 की गई, मतलब 2, और ये 18 में से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे, 2 तो लेके आना बिल्कुल ईजी था क्राउन के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो शक्ति थी वो भी बिल्कुल 0 हो गई। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नए प्रोविंस बनाने की अनुमति दी गई। इसी का पावर का यूज करते हुए पंजाब के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई 1859 में। 49 में जीत लिया था, 59 में आई। कार्यकारी परिषद के अंदर 4 थे पहले की तरह, लेकिन विधि सदस्य को पूर्ण कर दिया। इंग्लैंड के अंदर विधि आयोग बना, ये विधि सदस्य है, ये विधि आयोग है। सबसे इंपॉर्टेंट था, कार्यकारी परिषद से अलग कराया गया विधान परिषद बनाई गई कानून बनाने के लिए, जिसमें 6 सदस्य रखे गए। क्या? सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, अदर देन चारों प्रांतों से टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन भी इसे सिद्ध हुआ। जो प्रांतों से आते थे उनकी शर्त ये होनी चाहिए कि एक तो सिविल होना चाहिए और 10 साल का उसको इंडिया में सर्विस करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे कि वो समकालीन परिस्थितियों से वाकिफ हो। ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसकी कार्यकारी कार्य प्रणाली जो थी वो ब्रिटिश संसद के समान रखी गई। प्रश्न पूछ सकते थे, विवेचना कर सकते थे, और वाद विवाद जो था मौखिक होता था। विधेयक जो थे प्रवर समिति को सौंपा जाता था, गोपनीय नहीं होते थे, सार्वजनिक थे। ये कार्यकारी परिषद के कार्यों पर आक्षेप लगा सकते थे और कार्यकारी परिषद के जो गोपनीय पत्र थे उनको विधान परिषद में रखने के लिए मजबूर कर सकते थे। इस तरह अपन देखते हैं कि एक एंग्लो इंडियन हाउस ऑफ कॉमन बनाने का प्रयास किया गया। देख रहे हैं ना, अपन बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हो, सार्वजनिक होगी, आक्षेप लगा सकते हैं और अपन विवेचन कर सकते हैं। लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए क्या कि कार्यकारिणी परिषद मतलब गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव को वीटो पावर दी गई सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कार्य को रोकने के लिए। फिर नियुक्तियों के मामले में क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो अधिकार था उसको बिल्कुल क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। ओसी क्या, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखा है 53 में, भेदभाव की समाप्ति। भेदभाव तो नो डाउट 33 में ही समाप्त हो गए थे, ठीक है ना, लेकिन वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो संरक्षण था उसके अंदर कमी लाई गई थी, उसको समाप्त नहीं किया गया, दुगना कर दिया था। जो एलिबरी कॉलेज में भेजेंगे कैंडिडेट्स को उनकी संख्या। सत्येंद्रनाथ टैगोर आए सबसे पहले 63 के अंदर, 53 के अंदर चालू हुआ था अपन इंडियंस की एंट्री, और 63 में पहले आए। सबसे बड़ी जो कमी थी वो कि ये इंडियन जो है अपने विषय के संदर्भ में कानून नहीं बना सकते थे। कानून बना रहे थे लेकिन उन विषयों पे कानून बना रहे थे जिन विषयों को ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार उचित समझती कानून बनाने के लिए। ऐसे करके ये अपना है, इसके ऊपर अपन को ध्यान रखना है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ ये याद कैसे रहेगा कि जैसे 53 को अपन पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 बातें जो कि आपको इजीली याद हो जाएंगी। अब देखो चीज़ें कैसे हैं, देखो एक तो इसके अंदर ये बात आ रही है 20 साल वाला इसके अंदर शब्द नहीं था। अब ये याद कैसे रहेगा कि देखो 1857 का विद्रोह होने वाला है, 4 साल बाद ही 1857 का विद्रोह हो गया और 5वें साल ही 1858 का एक्ट आ जाए, 1858 का एक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 5 साल तो आप याद करो ये कि 57 तो याद रहता है, ये विद्रोह का 58 के अंदर एक्ट आ जाएगा। तो याद करो कि यार इससे सबसे नज़दीक एक्ट कौन सा है, तो 58 के नज़दीक सबसे नज़दीक 53 है, 5 घटाते ही आ जाएगा। तो 20 साल वाली बात किस में नहीं थी, 53 वाले एक्ट में नहीं थी। पहली चीज़ तो ये। अब जैसे ही 20 याद आ जाए तो अपन को 20 2 जगह ये काम आ रहा है हमने।
20 कहाँ आ रहा है, देखो एक तो 20 यहाँ लिखा हुआ है और एक 20 से संबंध में आ रहा है कि 24 से घटा के 28 कर दीजिए। तो 20 के नज़दीक तो है ना, 20 और 24 नज़दीक तो है ना, 18 कर दिया अपन ने ये, तो 20 24 एक ही आ रहा है। अब एक इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर जब ये याद आ जाए अपन को, तो यहाँ 24 आ रहा है ना, ये 24, तो 24 बना कैसे है, ये 20 + 4 से बना है, 20 + 4 से तो बना है 24 से। तो 20 तो क्या है, 20 तो ये आ गए 20 साल की कमी वाली, और ये 4 क्या करेगा, ये जो 4th मेंबर था ना, कौन, लॉ मेंबर, उसके संदर्भ में अपने को बताएगा कुछ न कुछ। उसके संदर्भ में क्या बताएगा कि वो पूर्ण हो गया, फिर क्या बताएगा कि यार इंग्लैंड के अंदर एक लॉ कमीशन भी आया, तो 4 बिंदु खुल गए कि नहीं खुल गए। अब फिर जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी बात आएगी, उसके संदर्भ में क्या था। अब धीरे धीरे आते हैं अपन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ। तो सीधी सी बात करें, देखो कि विद्रोह होने वाला है, अपन को पता है, सरकार को धीरे धीरे लगने लग गया था ब्रिटिश संसद को बैठे बैठे, तभी तो जब तक बोला, क्यों नहीं बोला 20 लगने लग गया था, तो बोले यार इससे पहले बम फूटे ना, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना लो अलग से, जिससे कि धीरे धीरे उनको जानने लगे अपन, क्योंकि हमें इनपुट मिल रहे हैं कि तुम कुछ न कुछ कुंडा करने वाले हो, है कि नहीं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना लिया अपन, खत्म, और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। और फिर याद करिए ना, सत्येंद्रनाथ टैगोर अपन को याद रहेगा, सिविल सर्विस की बात करेंगे तो 33 की तुलना में 53 की तुलना कर लो, वहाँ भेदभाव की समाप्ति थी, यहाँ भी ओपन हो गया सिविल सर्विस के रूप में, छोटा सा याद रहेगा। 33 के अंदर भेदभाव खत्म, 53 के अंदर खुला, और 63 के अंदर पहला आ गया सत्यमेव जयते। तो ऐसे ठंडे दिमाग से आप सोचोगे तो इसका एक क्लू भी बनेगा और बिल्कुल सेट भी होगा। तनाव में पढ़ोगे तो कुछ नहीं होएगा। और फिर इसको जैसे देखो, प्री और मेन के, पहले तो माइक्रो को याद रखो, फिर प्री और मेन की क्वेश्चन देखो, फिर अपने आप ही आपके दिमाग में खुलेगा। क्वेश्चन आएगा 1853 ने आधारशिला रख दी भारतीय संसद की, तो आधारशिला ये ऐसे ही क्या, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ब्रिटिश संसद की तरह देखो कार्यप्रणाली रखी गई और ऑल इंडिया हाउस ऑफ कॉमन्स बनाने की कोशिश की गई। अब वो बात दूसरी, अपन जब 1861 का दिन पढ़ेंगे ना, ये सब को धराशायी कर दिया, क्योंकि वो विस्फोट हो चुका था 1858 वाला, 57 के विद्रोह का। तो 53 में तो जो भी कुछ किया वो ये सोच के किया गया कि यार विस्फोट होने वाला है, तो थोड़े से अपन पहले ही सतर्क हो जाएं। और 61 के अंदर जो भी करेंगे, 61 में एक्ट आएगा, वो जो भी किया वो ये कि यार विस्फोट हो चुका, तो आप कुछ ऐसा करो जो वापस नहीं हो, तो कंट्रोल करो चीज़ों को। ये ऐसे करके अपना 58 था, एक बार 53 का था, 53 नेक्स्ट अपन जैसे देखेंगे वो आएगा 1858, और इससे पहले 1857 का विद्रोह। ओके, ये